नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज रात 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक दुखद खबर जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी। सतना शहर की, मध्य प्रदेश के सतना शहर की उमेश मिश्रा नाम का व्यक्ति, जो कि कहीं जा रहा था अपने बाइक से और कोई बागड़ी समाज की बस्ती पड़ती है, वहां पर किसी से बाइक कुछ टच हो गई। उसके बाद उन लोगों ने उमेश मिश्रा की बाइक को जला दिया और उसको भी जला दिया। बाद में उमेश मिश्रा की अस्पताल के अंदर मौत, देहांत। उसी को लेकर हालांकि कल ज्ञापन सौंपा गया था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से। अब देखिए, ये भी कुछ बड़ी दुखद सी चीजें हो गई, और दुखद चीज इसलिए कि एक व्यक्ति मरा है और मारा गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसके ऊपर हमला हुआ, जो भी कारण हो। और अब ये जातिगत आधार पर चीजें बढ़ जाती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, और आवाज उठाने वाला अगर कोई बनता तो जातिगत आधार पर, जिस भी जाति का व्यक्ति जुड़ा होता है उसके समाज के कुछ लोग जाते हैं और मांग करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद चले आते हैं। कुल मिलाकर उसके ज्यादा तो कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई शोर मचता होगा। हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं, ये इस बात का उदाहरण। आज इसी बात को लेकर वहां मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे आज गए। उनके नेतृत्व में पुतला फूंका गया वहां के जो विधायक हैं। उसमें सतना जिला के जो अध्यक्ष हैं रोहित पांडे और उनके साथ अनेकों साथीगण वहां पर मौजूद रहे। ज्ञापन इन लोगों ने कल सौंपा ही था। अब बात वही आ जाती है कि आरोप इसी प्रकार के लगते हैं कि जो आरोपी लोग होते हैं उनको बचाने में जो वहां का विधायक होते हैं या जो भी है, जातिगत आधार पर उनका बचाव किया जाता है। यद्यपि सामने आखिर तो खुले रूप में तो कोई भी विधायक या कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति या कोई भी राजनेता इस बात को नहीं कहेगा, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने किसी मुजरिम का साथ दिया या किसी आरोपी का साथ दिया। हर व्यक्ति न्याय के साथ है। पर चलिए अब देखते हैं कि उमेश मिश्रा को न्याय कब मिलता है, उमेश मिश्रा को न्याय मिलता भी है या नहीं, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग हैं ये उस मुद्दे को कितना आगे तक लेकर जाते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद। ये समय ही बताएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग हाईवे जाम करेंगे आदि आदि, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्त में है ये सारी चीज। तो लेकिन दुख का विषय है, हमारे लोगों की जो सहन शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बिगड़ती जा रही है। एक जरासी अगर कहीं कोई बाइक टच हो भी जाती है किसी बात पर, उसके ऊपर किसी से इतनी बुरी तरीके से मारपीट मैं देखता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी रोड रेज की घटनाओं से अखबार भरे पड़े होते हैं। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मैं समझता कानून पर भी विश्वास रखना चाहिए, लेकिन फिर वही लोग आरोप इसी प्रकार के लगते हैं कि भाई कानून प्रॉपरली साथ नहीं देता। लेकिन अगर कानून साथ नहीं दे रहा और भी रास्ते, थोड़ा लंबा समय लग सकता है न्याय मिलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इतना मतलब इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार उमेश मिश्रा के साथ किया गया। दिल्ली में भी कई बार देखा, मार हुई, पीट हुई, जान से मार दिया व्यक्ति को कुछ लोगों ने मिलकर। अभी उमेश मिश्रा को जो जलाया, उसकी बाइक को जलाया, उसके बाद जो देहांत हुआ, जो आरोप लग रहे हैं उनके घर परिवार की तरफ से, वो तो यही है कि भाई उमेश मिश्रा को भी उन्होंने जलाया। जितनी बाइक वगैरह के फोटो आई और अखबारों में कुछ इसी प्रकार की खबरें प्रकाशित। निवेदन करता है नमस्कार इंडिया कि कृपया थोड़ा सा संयम से काम लें। अब थोड़ा आगे बढ़ते,
आपको पता है इन दिनों भाषा, नेताओं की भाषा के ऊपर नियंत्रण है। हमने पहले भी चर्चा भी की है, कई कार्यक्रम किए नेताओं की भाषाओं के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति पीछे है इस चीज के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वो सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाता है हमेशा। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर देखा गया कि जो सत्ता पक्ष है, उनके जो राजनेतागण हैं, चाहे उनके प्रवक्ता हो, मंत्री हो, कोई भी लोग हो, उनकी भाषाओं पर पकड़ नहीं, कंट्रोल नहीं। कहते हैं जुबान संभाल कर, वो अपनी जबान को संभाल कर प्रयोग नहीं करते। और वो चर्चा में बने रहने के लिए, एक खास बात हो गई कि चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि सत्ता है, हमें तो जो कुछ सीखना है सत्ता से सीखना, सवाल जवाब है तो सत्ता से। अब सत्ता में जो भी दल हो तो बात तो वहीं की हो। अब कोई कहे कि मैं कांग्रेस से बात करूं, मैं समाजवादी पार्टी से बात करूं, ना, मैं बात करूंगा जो सत्ता में, जिसने निर्णय लेना, जिसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जो जवाबदेह है। आज की तारीख जवाबदेह जो भी बैठे, कांग्रेस बैठेगी कांग्रेस से जवाबदेही होगी, समाजवादी बैठेगी समाजवादी से जवाबदेही होगी, ममता बनर्जी बैठेगी तृणमूल कांग्रेस तो उनसे जवाबदेही होगी। और आज जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि सत्ता के अंदर है। अब आपको एक चीज में जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं सुरेंद्र नाथ सिंह जी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंकनी बता दिया। देखिए कितने घटिया शब्द, लंकनी। और उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के जो चीफ ने, मतलब ममता बनर्जी के, उन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या कराई है, जबकि उनका नाश करने वाले जन्म ले चुके। अब इन लोगों की भाषा देखी, और ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी चीज ये क्या दे रहे हैं अपने समाज को, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के युवाओं को और बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या डाल रहे हैं। उन्होंने जो कल 29 तारीख को उन्होंने कहा था, कोई वीडियो आया है सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत दौरान कहा कि कल्पना करिए वोट के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या कराने वाली महिला, मैं तो उसको शुद्ध रूप से कहता हूं कि राक्षसी काल में जैसे लंकनी थी, मैं उसे वैसे ही लंकनी मानता हूं। पर उसका भी नाश करने वाला पैदा हो चुका है मोदी और योगी। मोदी अगर राम है, योगी हनुमान है। राम और हनुमान की जोड़ी सदाचारी और व्यापारी और नौजवान और पूज्य लोगों का सम्मान करने के लिए भारतीय धरती पर पैदा हुई। ममता जैसी राजनीतिक लंकनी की नहीं चलने वाली है। और ठीक आदि आदि फिर जो उन्होंने, अब ये लोग हिंदू मुस्लिम का रेवेना नहीं मानते कि विदेशी मुस्लिम कुछ आकर बस गए, उनके वोट और गुंडाई के बल पर वो जीत गए, ये भी कहा। अब अगर वो गुंडाई के बल पर जीती है और कुछ विदेशी लोगों के बल पर अगर वो जीती है, तो फिर इस देश की न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली में जाइए, मांग कीजिए, क्या दिक्कत है, किसने रोका है। हालांकि मैं एक चर्चा कर रहा था, उस चर्चा में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी रहे मुकेश तंवर जी, उन्होंने तो कहा कि हम तो ऐसे लोगों का विरोध करता हूं मैं तो, और मैं मांग करता हूं कि भाई ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाए, आगे कभी चुनाव भी ना लड़ने दिया जाए। लेकिन बात यह कि मुकेश तंवर जैसे लोगों की बात, सत्ता जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनको वास्तव में कार्रवाई करनी है, वो सुनते कहां है। और फिर प्रश्न वही है कि अगर सैया भाई कोतवाल तो डर का ही था। अब ये तो अब इन्होंने तो मांग कर दी मुकेश तंवर जी या इन जैसे कुछ और लोगों ने, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सवाल यही बैठता मुकेश तंवर जी के बाद कि कौन आएगा, कौन एक्शन लेगा। और सवाल फिर, अब से पहले कितने एक्शन लिए गए, गिरिराज सिंह ने किस किस शब्द का प्रयोग किया, साक्षी महाराज ने किस शब्द का प्रयोग किया, रामजादे हरामजादे सबको याद है। पर उससे भी बड़ी चीज ये कि ये तो मांग कर रहे हैं इन लोगों के विरुद्ध जो विधायक है नीचे के लोग, उससे आगे अगर जो इनके शीर्ष नेतृत्व ही, वो कहते हैं ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में। तो प्रश्न ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करे। आपको तो याद होगा ना कि किस प्रकार सुनंदा पुष्कर के बारे में, स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। करोड़ों की गर्लफ्रेंड, हालांकि शब्द और भी घटिया था, बताया था उन्होंने, याद है। जर्सी गाय सोनिया गांधी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, याद है। अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे इस प्रकार के। तो अब उनके विरुद्ध कौन एक्शन ले और किसने मांग की। प्रश्न ये कि मुकेश तंवर जी, उन्होंने ये तो मांग कर दी
कि भाई नहीं इन लोगों के विरुद्ध मांग कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुकेश तंवर जी ये मांग नहीं करते कि उन शब्दों के प्रयोग के लिए नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। याद है ना, पार्लियामेंट के अंदर रेणुका चौधरी मेंबर पार्लियामेंट, उनके लिए उनकी तुलना किससे की थी? सुपन खां से। उदाहरण इधर उधर घुमा के शब्दों के हेर फेर कुछ भी कर, सवाल यही बैठता कि हम कहां जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें, कहीं भी बोल दें। और मैं फिर वही बात, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, कम या ज्यादा बात इसकी नहीं है, कम या ज्यादा और दलों के लोग भी करते हैं इस चीज का प्रयोग। और लोग, और दलों के लोग भी प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि और दलों के लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सीखना किससे, सवाल तो ये, उनके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा, सवाल ये समझ नहीं आ रहा, कहां लेकर जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को, क्यों हम भाषाओं के इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, और साथ साथ वही क्यों हम अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं कि जरा सी अगर कोई गाड़ी टच हो भी हो किसी, नहीं होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप कानूनी कार्रवाई करवाते, आप पुलिस को बुलाते, अगर कोई वैसा नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आप किसी व्यक्ति को मार देंगे, किसी व्यक्ति को जला देंगे? तो चारों तरफ से हाहाकार, कहां जा रहे हैं, सवाल ये बैठा। लंकनी जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, और आज के समय में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने तोड़ मरोड़ करने शब्दों का प्रयोग किया। पीछे आपको पता ही है किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। और लेटेस्ट आपको याद होगा उनके संदर्भ में क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद, दिल्ली देश की राजधानी से सांसद है और वकील भी है, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मवाली, किसानों के लिए मवाली शब्द का प्रयोग, और बाद में जब हाहाकार सूतू मचती है, या हो सकता है कुछ ऊपर से प्रेशर आया, मैं इस को नहीं कहूंगा, क्योंकि किसानों के अंदर वोट बैंक है ना, वहां वोट बैंक नाराज हो जाएगा, आप राजनेता को सीधे सीधे गाली दे दीजिए। लेकिन खैर चलिए, अब क्योंकि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार तो कहा ही है कि पवित्र आंदोलन है, किसानों का आंदोलन पवित्र आंदोलन, हालांकि आंदोलन जीवी और परजीवी, ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग इस समय के दौर के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा मवाली, बाद में कहने लगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भाई क्या तोड़ मरोड़ दिया आपने? मवाली शब्द का प्रयोग किया किसानों के लिए वीडियो में। अब वो पुराने जमाने चले गए कि जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया प्रिंट मीडिया के लिए जो आप लिख दिया करते, तो मैं जो अब निवेदन करूंगा, क्योंकि इन राजनेताओं से तो कुछ उम्मीद नहीं, और मैं निवेदन तो आप लोगों से करूंगा जो नमस्कार इंडिया के दर्शक हैं, मैं उनसे करूंगा। लेकिन अब दिक्कत यह कि उन दर्शकों में भी एक वर्ग ऐसा तैयार हो चुका जो इस प्रकार की भाषा, हिंदू वोटों के नाम, मैंने कल भी चर्चा की थी ब्राह्मणों के संदर्भ के अंदर, कि हिंदू वोट में सेंध ना लग जाए इसलिए ब्राह्मण को बलि का बकरा बनाते रहे। आप ब्राह्मणों को आप कुछ भी कहते हैं, और वहां और कोई दूसरा नहीं है उसके अंदर, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के लिए कहा गया। वो सब ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं जो ब्राह्मण संगठनों में छुपे बैठे हैं, उनको प्लांट किया गया है बाकायदा। उनका काम ये है कि जब वो ये देखते हैं कि भाई ब्राह्मण के नाम पे अगर किसी ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो वही फूट डालने लगते हैं, नहीं यार हिंदू वोटों के अंदर सेंध लग जाएगी। और डर क्या दिखाया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, मुसलमान ना जाने क्या क्या कर देंगे इस देश के अंदर। जैसे अब से पहले तो देश था ही नहीं, अब से पहले भी मुसलमान थे, अब से पहले भी हम जीवित थे, अब से पहले भी सनातन मेरा था यहाँ जीवित, अब से पहले भी हम अपने तीज त्योहार उसी प्रकार मनाया करते थे, अब कहीं कोई खतरा नहीं हुआ। 400-500 साल मुस्लिम राज रहा, इस्लाम का राज, अकबर आदि आदि सब कुछ लोगों को, उससे पहले तब ठीक है, मैं नहीं कह रहा कुछ आताताई राजा है जिन्होंने
जुल्म ढाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सनातन हिंदू तब भी सुरक्षित था, तब भी ये देश इस्लामिक देश नहीं हुआ। 150-200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, तब भी ये क्रिश्चियन देश नहीं हुआ। आताताई तो किसी भी धर्म का हो सकता है। आप उस समय का पढ़िए ना, परशुराम जी के समय में, जिनको कहते हैं कि इन्होंने इतने बार पृथ्वी को, क्षत्रिय अर्थात जो राजा थे, अब उन्होंने किनका हत्या की? उन राजाओं के राजा कौन थे? वो तो हिंदू ही थे, और वो तो प्योरली सनातन ही थे। आप उस समय, आप तो आर्य समाज और ना जाने क्या क्या चल गया, उस समय तो सिर्फ वही सनातन था। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो लोग जो उस समय के राजा थे, वो भी तो लोगों को तंग किया करते थे, तभी तो परशुराम जी ने हथियार उठाया, तभी तो परशुराम जी ने उनका वध किया। राम जी ने भी तो वध किया किसका? एक ब्राह्मण का ही तो किया। उसके जो अत्याचार जो हो रहे थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति आ रही थी, उस समय में ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी से मांगकर राम जी लक्ष्मण जी को जो लेकर गए थे वन के अंदर ऋषियों की रक्षा करने के लिए, वो ऋषि कौन थे? ऋषियों की रक्षा करने के लिए कौन था उस समय? उस समय तो कोई और नहीं था, कोई और धर्म नहीं था, सब यहीं के लोग थे, आताताई लोग थे। तो इसी प्रकार अगर कुछ इस्लामिक राज रहा है उस समय के लिए, मुगल शासन रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ राजाओं ने गलत नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। शब्द में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो पढ़ी हुई बात कर रहा हूँ, और आज के समय में मैं खुद मेरे देखते देखते मैं देखता हूँ इंटरनेट पर अनेकों चीजें, विकिपीडिया के नाम पे और इधर और उधर अनेकों जानकारियां जो आज से 10 साल पहले मैं पढ़ा करता था इंटरनेट के ऊपर, अब उसमें बड़ा पत्रिकारी से परिवर्तन कर दिया है। तो बात जो मैं कह रहा था कि आप लोगों के बीच में यही ब्राह्मण समाज के लोग भरे, डराया जाता आप लोगों को कि अगर कांग्रेस आ जाएगी या दूसरा राज कोई आ जाएगा तो ये होगा वो, तब यह अब कैसे कैसे शब्दों का, कम से कम मैं कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। पहले भी विरोध हुआ करते थे, याद कीजिए, आज पता नहीं कहां वो कौन सी उसमें बैठे हुए गुफा के अंदर माननीय अन्ना जी हजारे, कितना विरोध हुआ। लोग निकल निकल के 8-8, 10-10 लोगों का समूह हुआ करता था, गए किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के घर के बाहर धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री निवास की तरफ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। लेकिन उस समय तो किसी सत्ता वाले ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पर ये बन जाती है। आज अगर आपने विरोध कर दिया, आज विरोध का मतलब ही सिर्फ ये हो गया है कि भाई आप या तो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, मुस्लिम है, इसी नाम से डराते रहेंगे। कब तक डराया जाता रहेगा हमें, और कब तक हम डरते रहेंगे? सवाल यहां पर ये आ जाता है। लंकनी बताइए, किसी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड बताइए, किसी को जर्सी गाय बताइए, कहां लेकर जाएंगे, क्या देंगे हम नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को? सवाल ये उठता है। किसी को चिंता नहीं इस बात की। और उससे भी बड़ी चीज ये कि जो जिसके ऊपर और जिम्मेदारी होती है, जो एक पत्रकारिता का जगत है, जो मेन स्ट्रीम जिसको मीडिया मान लिया जाता है, उस मीडिया का नहीं पता। वो गलत, अरे वो पत्रकार पत्रकार नहीं होता जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न ना पूछ सके। आज सिर्फ आपको चापलूसी भरे प्रश्न करने, आपको उल्टी उल्टी बातें निकाल कर रहा है। यहाँ पर टाइटल जो लगाना है, पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी, मैं कोई राहुल गांधी का प्रचारक नहीं हूं यहाँ पर, लेकिन आपको टाइटल जिस प्रकार के लगाने हैं, उन टाइटल से गुजारा नहीं चला, ये ध्यान रखिए। कब तक डराते रहेंगे उन टाइटल्स के माध्यम से? अगर राहुल गांधी पाकिस्तान प्रेमी है तो क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती? क्यों नहीं सरकार आपकी इन्वेस्टिगेट करे और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कराए? बंद कराइए, तुरंत गिरफ्तार कीजिए ऐसे लोगों को, जो भी राजनेता पाकिस्तान है, जो भी पाकिस्तानी एजेंट है, जो भी पाकिस्तानी प्रेमी। तो कुल मिलाकर बात ये थी, जो भी प्रकार के शब्दों को, क्या हम नमस्कार इंडिया ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता है। और सीधी सी बात है कि ऐसे विधायक और खासतौर से जो जनप्रतिनिधि होते हैं,
ऐसे जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की मांग नमस्कार इंडिया करता है। अब आज की इस चर्चा को मैं यही विराम दे दूंगा, वाणी को यही विराम दूंगा। आपसे निवेदन की बाहर निकले तो सावधानी से निकले, मास्क जरूर लगाएं। अभी कोरोना गया नहीं है, ध्यान करिएगा। केरल में भयंकर तरीके से आ रहा है, लौट कर आ रहा है, तो सावधान रहें। और एक मेरा निवेदन है कि आप लोग बड़े घूमने जाते हैं इन दिनों, कृपया करके, लैंड स्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो रही है जगह जगह। पेड़ों का जिस प्रकार अंधाधुंध दोहन हुआ है, जो पेड़ अंधाधुंध तरीके से काटे गए हैं, उनके कारण अब उनकी जड़ें जो मजबूत थी, पहाड़ों की जड़ें, वो कमजोर हो चुकी है, दरक रही है, ऊपर से पहाड़ आ रहे हैं। मिनटों के अंदर एक और आ रहा है वीडियो, आ रहा है सिरमौर का, हिमाचल का शायद बताया जा रहा है कि वहां पर भी कैसे पहाड़ और सड़कें एक झटके के अंदर उड़ गई। तो इन दिनों बेहतर हो कि आप अपने घर पर ही रहें, आराम करें, ज्यादा पहाड़ों की तरफ या कहीं भी घूमने ना जाएं, क्योंकि बरसात के अंदर सड़कों में गाड़ियां भी स्लिप करती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया।